हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपी स्टडीज़ पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस चल रहा है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इससे पहले भी हमने हर एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली आपको एनालाइज करके बताया है कि कौन से ईयर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और जो चाहते हैं तैयारी को अच्छे से करना, तो उन सभी के लिए ये जो सेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, आपने इस सेशंस को सभी को अटेंड करना है और साथ में जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं उनके आंसर देने हैं। और अगर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर ज़रूर करना है, जैसे जैसे मैं आपको साथ में वीडियो में क्वेश्चन पूछता रहूँगा, कमेंट सेक्शन में सभी ने आंसर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, अब जो लाइट सर्विस का एग्ज़ाम इस साल होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 का था, जो 2020 में हुआ था। तो अब जो पैटर्न होने वाला है वो पिछले एग्जाम से चेंज होने वाला है, तो एग्जाम का जो लेवल है वही बढ़ने वाला है। तो हम थोड़ा सा पिछले प्रीवियस पेपर को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, अब का लेवल किस तरह से रह सकता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद जो हमारा डेली सेशन रहेगा 6:30 बजे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आगे जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता होगा हमारे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। जो भी बच्चा चाहता है अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना, बिल्कुल एक वेल डिफाइंड, ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी करना, हमारे कोर्सेज को वो परचेज कर सकता है। जैसे एचपी पटवारी का कोर्स हो गया, जेवीटी का कोर्स आपके लिए चल रहा है, एचपी सब इंस्पेक्टर कोर्स है, जिसके लिए हमने जो बैच है वो भी लॉन्च करना है। अभी बैच 2 सेकंड लॉन्च होने वाला है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि पहला बैच वो नहीं ले पाए थे और इस बैच को लेके वो फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एचआरटीसी कंडक्टर है, इसके लिए जो आपको देखो कोर्स की वैलिडिटी है, पहले 50% ऑफ पे आपको प्रोवाइड किया गया था, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि बच्चों की डिमांड काफ़ी आ रही थी, तो उनको डिमांड को देखते हुए इसका 17 अप्रैल तक इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई है और बहुत ज़्यादा सीटें फिल हो रही हैं। जो भी बच्चा चाहता है तैयारी को अच्छे से करना, वो कोर्स को बाय कर सकता है। मात्र 500 रुपये में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद आपका एचपी टीजीटी आर्ट्स का कोर्स है, वो आपको अब 60%, जो पहले ऑफ था आपको 50% था, अब आपको 40% ऑफ के प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको 3000 में मिल रहा है। जो भी चाहते हैं कि तैयारी को अच्छे से करना, वो इन सभी कोर्सेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। करना क्या, आपने कोर्स को बाय करने के लिए हमारे निंबस करियर ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्सेज सेक्शन में जाना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एक डेमो सेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसपे आप जाके देख सकते हो कि आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। करना क्या, आपने डाउनलोड करना है, नंबर डालना है और कोर्स को परचेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। ये 2019 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है, जिसको डिस्कस करेंगे। आपने अब लगातार जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, जिसको क्वेश्चन पता होगा वो कमेंट सेक्शन में साथ साथ में रिप्लाई करता जाए। देखिए क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ठीक है, दो न्यूरॉन है उनके बीच के गैप को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए था डेंड्राइट, बी साइनेप्स, सी एक्सॉन और डी इंपल्स। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साइनेप्स इज द राइट आंसर। देखो जो न्यूरॉन है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होती है, सबसे पहले डेंड्राइट आते हैं, न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन होता है और लास्ट में क्या होता है, एक्सॉन एंडिंग होती है। तो ये पोर्शन बनाता है पूरे न्यूरॉन का। तो ये जो न्यूरॉन है सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और जो इसका काम क्या होता है, पाया कौन से पार्ट में आता है, तो जो ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सिग्नल सेंड करते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, इन न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं, इसलिए इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो इनके जो दो सेल्स के बीच का गैप रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहां से न्यूरॉन के बारे में ध्यान में रखना है, काफी इजी क्वेश्चन आया था आपको 2019 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लुईस पाश्चर वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो लुईस पाश्चर थे जिसकी वजह से आपने सुना होगा पाश्चराइजेशन, सुना होगा आपने, ठीक है, उनके नाम पे ही पाश्चराइजेशन पढ़ा था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क सुना होगा, ठीक है, बियर्स वगैरह सुना होगा। तो जो मिल्क है, बियर है, उनमें से जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको निकालने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन, जो किनके नाम पे पढ़ा था, लुईस पाश्चर के नाम पे पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा हुआ है कि जो पाश्चराइजेशन है वो किससे एसोसिएटेड करता है। तो ऑप्शन नंबर है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन,
द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो देखो जो लुईस पास्चर की थ्योरी है वो एश्योर करती थी द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं जैव जनन का सिद्धांत। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी थी वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड थी, किसके ऊपर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के ऊपर। सो जो आंसर जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर करता जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपका चेक किया जाएगा किसने कितने आंसर दिए हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन आपका यूवी रेज के ऊपर था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन से वो रिएक्शन करती है जिसकी वजह से इनमें से एक चीज प्रोड्यूस होती है। क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, या फिर फ्लोराइड्स है। देखो होता क्या है, ये जो यूवी रेडिएशंस है, ठीक है, ये रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये वहां से एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, जब सिंगल ऑक्सीजन होता है ना इसको बोलते हैं नेसेंट। नेसेंट का मतलब वैसे ही होता है न्यू बॉर्न। तो एक न्यू बॉर्न ऑक्सीजन निकलता है। जब ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। तो देखो किसका फॉर्मेशन हो जाती है, ओजोन की। तो यही है जो यूवी रेडिएशन है सन की लाइट से जब रिएक्शन होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, O3 की। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी हुई थी, ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता था तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, द फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद द जिंक। ठीक है, जो फूड के कैन होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो टिन से की जाती थी, ना कि जिंक से। तो इसका रीजन क्या है कि टिन की कोटिंग क्यों की जाती है, जिंक की क्यों नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर ए था कि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, बी है जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, सी ऑप्शन में पूछा गया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और डी है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। देखो रीजन क्या है, जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो ज्यादा टेंडेंसी होगी उसकी कि ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज है उनसे रिएक्ट कर जाएगा। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है टिन से। जो चीज कम रिएक्टिव होगी वो बिहेव ही नहीं करेगी कुछ भी। अगर कोई उसके आसपास ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स होंगे तो उनसे रिएक्ट नहीं करेगा टिन। जबकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेज है उनसे रिएक्ट कर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ईजी था, जो पूछा गया था आपसे, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू सो इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो पीएच देखो क्या बताता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है। और यहां पे आपसे देखो क्या पूछा गया था कि जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है उसका नेचर कैसे होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। इसका मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो अगर कोई चीज बेसिक नेचर की है उसकी पीएच कहां से कहां लाई करती है। अगर पीएच स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे 0 से लेके 14 तक का मार्क रहता है और यहाँ पे बीच में 7 नंबर होता है। ठीक है, जो 7 होता है, 7 से जो पीछे वाली टर्म्स होती हैं ये दिखाता है आपका एसिडिक नेचर के बारे में। ठीक है, और जो 7 से ऊपर का नंबर रहेगा वो बताएगा आपका बेसिक नेचर के बारे में या एल्केलाइन नेचर के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपसे यही पूछा हुआ है कि पीएच किस तरह की होगी अगर सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो ब्लू में चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो बेसिक नेचर का है। और बेसिक नेचर के लिए हमें पता है कि 7 से ज्यादा की कोई वैल्यू होनी चाहिए। 7 से ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 इज द राइट आंसर। सो देखिए 2020 का एग्जाम हुआ था, वहां पे जो साइंस है वो काफी इजी लेवल की पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेलोसिटी। तो आपसे देखो पूछा होगा कि इनमें से किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, कॉस्मिक रेस की, लाइट की, इलेक्ट्रॉन की, या सुपरसोनिक वेव की। तो यहाँ पे जिसने साइंस पढ़ी भी नहीं होगी, अगर थोड़ा बहुत उसने पहले ही एलिमेंट्री लेवल पे भी साइंस पढ़ी होगी तो वो इजीली आंसर दे पाएगा। हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज्यादा रहती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, लाइट यानी कि रोशनी, इसकी स्पीड क्या रहती है या वेलोसिटी क्या रहती है, इन सभी से ज्यादा रहती है, सबसे तेज यही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आइंस्टाइन है वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ हिज थ्योरीज, कि कौन सी थ्योरी के लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी उनके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। देखो एक्चुअल में जो नोबेल प्राइज देना चाहिए था
वो उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको साइंटिस्ट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो समझ ही नहीं पाए थे कि आइंस्टाइन बोलना क्या चाहते हैं, तो उसकी वजह से उनको रिलेटिविटी के लिए तो नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। बट बाद में जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टाइन की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है जो सभी को याद रखनी है, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं, कि जो एनर्जी और मास है वो हमेशा जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो एक दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो E इज इक्वल टू mc²। और नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था उनको, अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आगे बोला था कि थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ब्राउनिन मोशन के बारे में, ब्राउनिन मोशन क्या होता है, जब जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, जबकि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल जिगजैग मोशन में ट्रेवल करते हैं, तो उसको बोला था ब्राउनिन मोशन। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, द सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो सन है वो एनर्जी इनमें से कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू ऑब्टेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए था न्यूक्लियर फिशन, बी है केमिकल रिएक्शन, सी है न्यूक्लियर फ्यूजन और डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, जो सन की एनर्जी का जो सोर्स है वो किसकी वजह से होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, तो इनमें इसकी वजह से क्या होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। तो न्यूक्लियर फिशन वही प्रोसेस होती है जब हमारे दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्मूला बना देंगे दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। और न्यूक्लियर फिशन इसकी उल्टी प्रोसेस होती है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल साइज, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल टूट के छोटे स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स बना देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बड़ा साइज रहेगा वो काफी ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव रहेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा वो। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव रहेगा तो उसके जो चांसेस है टूटने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसको एनर्जी दी जाएगी, तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे, तो जब ये टूटेगा तो भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। बट याद रखना है कि जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन के। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को ऑब्टेन करने के लिए अभी भी अलग अलग प्रोसेस चल रही हैं, बट उसको सस्टेन तरीके से अभी तक ऑब्टेन नहीं किया गया है। थोड़ी बहुत देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए इस एनर्जी को बनाया तो गया है, बट हमें ये बेनिफिशियल तब होगी जब इसको हम लार्ज अमाउंट तक बना पाएंगे और इसको काफी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे रिएक्शन को। उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। तो वो कौन कर सकता है, न्यूक्लियर फिशन कर सकता है, जो कहां पे होती है, सन के अंदर रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से सन में अपनी एनर्जी ऑब्टेन होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो यहाँ पे आपसे टिश्यूज के बारे में पूछा हुआ था और प्लांट टिश्यूज के बारे में पूछा हुआ था। तो प्लांट टिश्यू में आपसे पूछा हुआ था कि जो जाइलम प्लांट्स है, ठीक है, तो जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो जाइलम रहता है, देखो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं और इनको वस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनका काम देखो क्या रहता है, जाइलम का मेनली काम क्या होता है कि जो प्लांट में, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हो गए, वाटर है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना, और इसका जो फ्लो रहता है वो एक यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि फ्लोएम फूड वगैरह हो गया उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ था कि जाइलम प्लांट में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सभी को पता है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है आपका जाइलम। तो याद रखना कि ये कौन से टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उनको वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हमने सेशन में बहुत बार ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, आप तो ये मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखो यहाँ पे आपको कंपोनेंट पूछे हुए थे, क्या पूछा हुआ इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, कि इनमें से ऐसा कंपोनेंट जो क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता। अब से ये पूछा हुआ था, तो कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, ये तीनों ही कंपोनेंट है किसके, क्लोरोफिल के, जबकि जो कैल्शियम है वो क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम इज द राइट आंसर, कि कैल्शियम क्या है, क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट नहीं है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी लेवल का था। देखो साइंस बेसिकली बहुत ही इजी पूछी गई थी आपके 2020 में जो एग्जाम हुआ था।
तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। ठीक है, पावर प्लांट या पावर हाउस, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, तो वो किसको बोला जाता है? तो गोल्गी बॉडी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, या लाइसोसोम को बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या बोला जाता है? आपका पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? वो एटीपी को बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में। गोल्गी बॉडीज क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, पैकेजिंग का काम करती हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स वगैरह बनाने में काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होती है। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो भी हमारे वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे सेल्स जिनकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम्स करते हैं। अब ये है हमारा 12th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 2020 में। मतलब 12 क्वेश्चन ही आए थे आपके साइंस से रिलेटेड, तो इस बार भी चांसेस है कि 12 से लेके 15 इसके अराउंड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो क्या पूछा गया था इसमें, ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द वन दैट इज लीस्ट लाइकली टू कॉज ए डिसीज। आपको यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि किसके चांसेस है कि जो डिसीज पैदा करने के सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन था आपका बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा है पैरासिटिक वॉर्म और चौथा है प्रोटोजोआ। तो देखो मेनली बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा बीमारियां हमें होती हैं, जो एल्गी है, शैवाल है, उससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रोटोजोआ भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाते हैं। तो इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, इनसे जो बीमारी होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जो पैरासाइटिक वॉर्म्स हैं इन सभी में से, इनमें से हमारी बॉडी पे जो बीमारियां हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पे बीमारियां होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन जो 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे, जो एलाइड सर्विसेज का हुआ था। सो इसी तरह से अब हम 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2017 में जो एग्जाम हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेशन रहेगा वो इसी तरह चलता रहेगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लेके आए जाएंगे। सो होप करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं। सो जिसको भी इसका इस सेशन की चाहिए पीडीएफ, तो हमारे HP Study 01 के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो HP Study 01 के नाम से। वहां पे आपको रोज नए क्वेश्चंस, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू मिलती रहती हैं। सो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट।